Hello students, welcome to World Students Code. I am Shruti teaching you class 11th chemistry with the very second chapter, that is structure of atom. So this is part 2 of our chapter 2. In the previous lecture we study about the discovery of electron. हमने discovery of electron बिल्कुल अच्छे से स्टडी किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था कि उस कैथोड रे से हमें कैसे पता लगा कि उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है और उन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या हुआ, इतना तो हमें पता था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट? अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो वो उसको नेग्लेक्ट करेगा, तभी तो वो न्यूट्रल होएगा। यही से साइंटिस्ट को आइडिया हुआ कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो कोई और चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए, राइट? सो इसी से आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेस, ठीक है? स्टडी ऑफ एनोड रेस और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा कैथोड है, राइट, जो हमारा कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज है, बट जो हमारा एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आज हम जब प्रोटॉन्स की स्टडी करेंगे तो हम पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज एनोड की बात करेंगे। सो सिंस द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हमें इतना पता है कि जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन इज एस्टैब्लिश। अब हमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है उसके बारे में हमें पता लग गया है। Therefore, it was thought that some positively charged particles must also be present in the atom. तो यहीं से हमें आइडिया हुआ कि एटम के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी वजह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है प्रोटॉन्स का। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द एनोड रे। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था ना वो ऑलमोस्ट सेम था, डिस्चार्ज ट्यूब भी थी, क्या एनोड था, बट यहाँ पर हमने कैथोड को चेंज कर दिया और स्क्रीनिंग लगा दी। जैसे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में क्या था, ये थी मेरी डिस्चार्ज ट्यूब, इधर मैंने डायरेक्टली एनोड लगाया, इधर मैंने डायरेक्टली कैथोड लगाया, राइट? अब क्या हुआ, इसको ऐसे ना लेके डिस्चार्ज ट्यूब तो हमने ली, बट यहाँ पर एनोड लगाने के बाद हमने परफोरेटेड कैथोड्स लगाए। परफोरेटेड कैथोड्स लगाए, परफोरेटेड कैथोड्स मतलब पार्शियल कैथोड्स, ठीक है? और यहाँ पर हमने एक साइड लगाई स्क्रीन, अंदर ही हमने लगाई स्क्रीन। वो स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड की, वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, गोल्डस्टीन, किसने हमारी डिस्कवरी करी थी प्रोटॉन्स की? गोल्डस्टीन ने करी थी। Goldstein performed discharge tube experiment in which he took perforated cathode. उन्होंने अगेन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही किया था, बट अब जो कैथोड लिया था वो परफोरेटेड था, मतलब पार्शियल कैथोड था, एंड गैस एट लो प्रेशर। उस केस में भी हमने कैथोड के केस में भी गैस एट लो प्रेशर लिया, इस केस में भी हमने गैस लो प्रेशर पे लेनी है। अच्छा, वहाँ पर जो हमारी गैस थी हम कुछ भी ले सकते थे, यहाँ पर हमने गैस बाद में हमने स्पेसिफाई करी कि हाइड्रोजन गैस ही लेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही लेंगे, और इसको हमने बहुत लो प्रेशर पे रखा, वो केप्ट इनसाइड द ट्यूब। सो अभी सेटअप क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें एक एनोड सेटअप किया और परफोरेटेड कैथोड लगाया, मतलब पार्शियल कैथोड लगाया, परफोरेटेड कैथोड लगाया, जिसमें हमने गैस रखी बिल्कुल लो प्रेशर पे, बिल्कुल हल्के प्रेशर पे हमने उसके अंदर गैस रखी। देन ऑन पासिंग हाई वोल्टेज, वोल्टेज हाई था हमारे प्रीवियस में भी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी वोल्टेज हमने हाई रखा था, इस केस में भी हमने वोल्टेज हाई ही रखना है। बिटवीन इलेक्ट्रोड्स it was found that some rays were coming from the anode which passes through the holes in the cathode. अब हमारे पास ये थी डिस्चार्ज ट्यूब, राइट, और ये मेरा एनोड था और ये मेरा परफोरेटेड कैथोड था। तो ये परफोरेटेड, अब उसने क्या देखा कि जैसे ही मैंने इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करी, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो कुछ जो थे यहाँ से रेज जो थी वो ऐसे पास होने लगी,
जो इसके बीच में कैथोड के बीच में होल्स है ना, स्पेसेस है, उसमें से पास होने लग गई। तो जब इसमें से पास होने लगी तो हमें पता लगा कि एनोड से भी कुछ रेज प्रोड्यूस हो सकती हैं, विच पासेस थ्रू द होल्स इन कैथोड, मतलब ये जो कैथोड के होल्स है उसमें से पास हुई एंड प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस। तो यहाँ पर जो मेरी लाइटनिंग हो रही है वो क्या हो रही है, ग्रीन फ्लोरोसेंस है। ग्रीन फ्लोरोसेंस है, ग्रीन फ्लोरोसेंस का मतलब हल्की सी ग्रीनिश कलर की लाइट। अगर आप देखो दिवाली वाली जो लाइट्स होती है उसमें ग्रीन कलर आता है ना, तो वो ग्रीन कलर का जो हल्का सा फ्लोरोसेंट कलर होता है वो उस कलर की लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई ऑन द ऑपोजिट ग्लास वॉल। तो ये ऑलरेडी जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी वो पूरी ही ग्लास की बनी हुई थी और इस वॉल को पे हमने स्क्रीन लगाई थी, तो वो जो स्क्रीन थी वो जिंक सल्फाइड की थी। फिर उसने क्या किया, दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज, और जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब एनोड से जो रेज प्रोड्यूस हो रही थी, इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, एनोड रेज का नाम दे दिया। सो बेसिकली क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही था, हमने अगेन डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, बट इस केस में हमने क्या किया कि कैथोड की जगह हमने परफोरेटेड कैथोड लगाया, मतलब ये जो बीच में हमारा परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, उसमें हमने क्या किया, एनोड को ट्रांसफर किया। एनोड, ये रहा मेरा एनोड, ठीक है, ये मेरा एनोड है। यहाँ पर ये जो मैंने सेंटर में परफोरेटेड कैथोड लगाया है, उस एनोड से जब हमने उसको चार्ज दिया, वोल्टेज दी, ठीक है, तो वो उस वोल्टेज से कुछ रेज जो थी वो परफोरेटेड कैथोड के होल्स के बीच में से जा रही थी, और इन्हीं रेज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। इन्हीं रेज को हमने क्या किया, पॉजिटिव रेज और कैथोड रेज। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी ऑपोजिट साइड से आ रहे होंगे, उन्हें हमने कैथोड रेज दिखा दिया। तो ये बेसिकली जो सेटअप है ना, वो कैथोड और एनोड दोनों को प्लस करके है, ठीक है। लेकिन अभी हम एनोड रेज की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें किसकी बात करेंगे कि जो हमारे एनोड से कुछ रेज यहाँ पर जा रही हैं और उसके होल से उसने ट्रांसफर करी, तो जो कि पॉजिटिव चार्जेस बन गए थे, पॉजिटिव चार्ज की रेज ट्रांसफर होगी, जिन्हें हमने पॉजिटिव रेज या एनोड रेज का। और ये जो बीच में हमने कैथोड लगाया वो परफोरेटेड कैथोड लगाया, और यहाँ पर हमने स्क्रीनिंग करी, यहाँ पे हमने स्क्रीनिंग करी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, और जैसे ही इसका वोल्टेज अप्लाई हुआ तो एक ग्रीन कलर में ग्लो करा, ग्रीन कलर में ग्लो करा। तो ये था पूरा सेटअप फॉर द एनोड रे एक्सपेरिमेंट। नाउ अब प्रॉपर्टीज क्या थी एनोड रे की, जैसे कैथोड रे की प्रॉपर्टीज थी, क्या थी, वो स्ट्रेट लाइन में पास आउट करती है, ठीक है, शार्प मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती है, यू कैन से इट इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। तो अब हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज पढ़ेंगे कि एनोड की क्या प्रॉपर्टी आएगी। सो केनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो इन जो एनोड रेज होती है ना, इन्हें हम केनाल रेज, ठीक है, पॉजिटिव रेज, एनोड रेज, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, एनोड, पॉजिटिव, कैथोड, कुछ भी कह सकते हैं, तीनों बात एक ही है, ठीक है, कुछ भी कह सकते, सॉरी यहाँ पे कैथोड नहीं, सॉरी यहाँ पर आएगा केनाल रेज, कैथोड नहीं, केनाल रेज, राइट। तो एनोड, पॉजिटिव और केनाल रेज कुछ भी कह सकते हैं, तीनों ही पॉजिटिव है, तीनों ही पॉजिटिव है। सो पहली प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है कि जो केनाल रेज है मेरी, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब उनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, एज इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दीज रेज इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरे को कैसे पता लगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही इसमें भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, तो ये लोग जो है ये नेगेटिव, मतलब कैथोड की तरफ बेंड हुई, उसी वजह से हमें पता लगा कि अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जो चीज कैथोड मतलब नेगेटिव की तरफ बेंड कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमें पता लगा, जो कैथोड, जो हमारी केनाल रेज है, एनोड रेज हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी। Then the mass of positively charged particles depend upon the nature of gas present in the discharge tube. अब हमने जब प्रीवियस लेक्चर में देखा था
कि कैथोड रेज जो थी, ठीक है, कैथोड रेज जो थी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सी गैस प्रेजेंट है। बट इस केस में यहाँ पर एनोड रेज को फर्क पड़ रहा है कि कौन सी गैस प्रेजेंट है। नेचर ऑफ गैस से पूरा फर्क पड़ता है एनोड रेज को। जब वो क्या कह रहे हैं कि जो मास है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, मतलब जो भी मास होगा उस रेज में जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी गैस उस कंटेनर में, उस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, इस पे जरूर डिपेंड करेगा, राइट। नेक्स्ट इज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये भी कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट इनकी जो स्पीड है ना वो कंपेरेटिवली कैथोड रेज से कम होती है। इनकी जो स्पीड है वो कैथोड रेज से कम होती है। इसका रीजन ये है कि जो एनोड रेज का मास होता है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है। जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो ज्यादा होएगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। हमने देखा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास जो था वो नेग्लिजिबल था, राइट। जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनका जो मास था वो नेग्लिजिबल था, लेकिन इसका मास कंपेरेटिवली कुछ होता है, तो मास ज्यादा होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती, मतलब थोड़ी स्लो डाउन हो जाती। Then further experiments revealed that when hydrogen gas, आगे वही बात कि जब हाइड्रोजन गैस को हमने फिल किया, is taken inside the discharge tube के अंदर रखा, lightest positive charge particles were produced। इसमें हल्के हल्के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आ गए जिनके ऊपर जो चार्ज था वो था पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आप बोलोगे कि यही तो सेम चार्ज जो था वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी था, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलन होता है। लेकिन यहाँ पर बस इसका फर्क आता है कि जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे उसमें हम प्लस लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन के केस में हम माइनस लगाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो लिखेंगे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, राइट। तो ऐसे लिखेंगे नाउ। और जो इसका मास होएगा वो होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। उसमें कितना आ रहा था 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। देखो यहाँ पे -28 था, इलेक्ट्रॉन के केस में कितना था -28 था, बट जो हमारा अब प्रोटॉन का केस आएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का केस आया, उसमें -24 है, राइट। तो जो यहाँ पर जो मास है प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का वो ज्यादा है कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन के, विच वॉज नियरली सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो मास आया ना वो नियरली हाइड्रोजन एटम के बराबर ही आया है, और इन्हीं पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया प्रोटॉन का, राइट। तो क्या हुआ, सबसे पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं कि पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, जो हमारी केनाल रेज है, मतलब जो हमारी एनोड रेज है वो क्या है, हमारी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है। दूसरा है कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उनको वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे, मतलब कि गैस कौन सी नेचर की, मतलब कौन सी गैस प्रेजेंट है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कौन सी गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगी। फिर किस पे डिपेंड कर रही है कि जो हमारी एनोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बट इनकी जो स्पीड होगी वो कम होगी कैथोड रेज से, ठीक है। तीसरा जो हमारी फोर्थ बात है वो है कि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया था, जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल करी तो क्या हुआ, उसके ऊपर जो चार्ज था, ठीक है, वो जो था वो पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो गए, और जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनके पास था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम,
तो बेसिकली हमें यहाँ पे पता लग गया जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जिनका मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और इन्हीं पार्टिकल्स को, ठीक है, हमने प्रोटॉन का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज था और इनका जो मास था वो नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम ही था। ठीक है, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। नाउ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एक्चुअली होते क्या है? सो प्रोटॉन्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या है? अ प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल particle which carries 1 unit positive charge and has a mass nearly equal to that of hydrogen atom। तो प्रोटॉन क्या है? वो फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एक एटम के अंदर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर कोई एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और जो मास है वो नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम है। वो जो मास है वो नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम है। ये हमारा प्रोटॉन कहलाता है। तो प्रोटॉन्स क्या है? एक फंडामेंटल, वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर है। सो इसके चार्जेस क्या है? इसके ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, विच इज नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन गैस एटम, जो कि हाइड्रोजन गैस एटम के बराबर है। सो ये था हमारे पास एनोड। कैथोड हमने क्या किया था? ये तो अभी तो हम इन दो को स्टडी करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे में क्या था? हमने नेगेटिव चार्जेस निकाले थे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्टडी ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें हमने किसकी बात करी है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि हाइड्रोजन गैस से मूव आउट हुए हैं और उसको हमने नाम दिया प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आज हमने सारे प्रोटॉन्स की स्टडी करी। ठीक है, हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ कैथोड किया था। तो ये हमारे अभी तक तो ये दो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। जब एटम की बात होना शुरू हुई थी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही बात हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इवनली तब हुई थी जब हमारे पास 2 एटॉमिक मॉडल आ भी गए थे, दैट इज फर्स्ट इज जे थॉमसन एंड सेकेंड इज रदरफोर्ड मॉडल। जैसे ही ये 2 मॉडल आए उसके बाद न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। So we will discuss first about the atomic models, that is J.J. Thomson model and Rutherford model. Then we will going to discuss about the discovery of neutrons, right? तो basically यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। दोनों की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। कैथोड के केस में क्या हुआ? हमने डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हुआ था कि ये मेरी डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ कैथोड है। अगर ये मेरा कैथोड है और ये मेरा एनोड है तो क्या होगा? यहाँ से कुछ रेज पास आउट होंगी। इन्हीं रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा था। प्रोटॉन्स के केस में क्या हुआ था कि ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे मेरे पास एनोड है और यहाँ पर मेरे पास परफोरेटेड कैथोड है। तो जैसे ही मैंने इसमें से पास किया तो इसके अंदर जो होल्स थे उसमें से रेज गई और यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी वो ग्रीन कलर की ग्लो करने लगी। इसके साथ कौन सा चार्ज प्रेजेंट था? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। ठीक है, दोनों ही केस में हमने हाई वोल्टेज लिया था। दोनों ही केस में दोनों ही रेज स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती हैं, बस दोनों के स्पीड में डिफरेंस है। ठीक है, फिर कैथोड जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास नेग्लिजिबल होता है, वेरस जो हमारे प्रोटॉन्स है उनका मास कंपेरेटिवली हाई होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये पता लगा कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है, तो क्या बात हुई कि जो प्रोटॉन है ना उसका ही मास पूरे एटम के मास को कैरी करता है। क्या बात करी साइंटिस्ट ने कि जो प्रोटॉन का मास ही है ना वो ही पूरे एटम का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होएगा, वो पूरे ही प्रोटॉन का मास होएगा। ये बात तो साइंटिस्ट ने कही।
तो अब हम इसी बात के अकॉर्डिंग कुछ एटॉमिक मॉडल्स स्टडी करेंगे. सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एटॉमिक मॉडल्स. तो इस केस में हमने दो एटॉमिक मॉडल्स की बात करनी है, दैट इज जे थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, हम दो स्टडीज की बात करेंगे. दो जो थे साइंटिस्ट, एक थे जे थॉमसन, दूसरे थे रदरफोर्ड मॉडल. तो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले हमें एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था. ठीक है, अगर आपको याद हो +1 का बिल्कुल पहला ही लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, वो तो हमारी थी बेसिक थी बिल्कुल, कि उसमें बताया था कि एटम क्या है एग्जैक्टली, वो ही रिएक्शन में पार्ट लेता है, कोई कंपाउंड अगर बनेगा तो वो एटम्स की रीअरेंजमेंट से बनेगा, ये पढ़ा था. बट उसमें उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन की थी कि एटम जो है वो कैसे इस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, मतलब आगे डिवाइड नहीं हो सकता. उस टाइम तक तो ये बात पता थी, लेकिन जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हुए तो अब क्या बात हुई कि हमारे पास दो मॉडल्स आए, जे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. और इन दोनों के टाइम पे भी अभी हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. अभी इनके पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. इनको सिर्फ इतना पता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, और प्रोटॉन के मास के वजह से ही एक एटम का मास बनता है. ठीक है, अभी तक सिर्फ इतनी सी बात हुई थी. तो हम इसी बात के अकॉर्डिंग सबसे पहला मॉडल अपना शुरू करते हैं, दैट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, दैट इज जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. सो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके मॉडल बनाया था. इससे पहले डाल्टन थे. डाल्टन ने तो सिर्फ एटम को बोलते थे कि ये तो इंडिविजिबल है, मतलब ये आगे डिवाइड ही नहीं हो सकता. बट जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी. तो थॉमसन ने क्या बोला कि एक हम समझ लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है. ठीक है, एटम जो है वो सर्कुलर है. ठीक है, एक तरीके से ऐसा सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं प्रेजेंट है. एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई. उन्होंने बोला एक सर्कल है जो कि पूरा सर्कल पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा सर्कल मेरा पॉजिटिव चार्ज है, बस इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहीं प्रेजेंट है. ठीक है, उसके अंदर एम्बेडेड है. एम्बेडेड का मतलब कहीं प्रेजेंट होना. ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी. सो क्या कहा था उन्होंने? ही प्रपोज दैट एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप. सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एटम के पास स्फेरिकल शेप होते हैं इन विच द पॉजिटिवली चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा रहता है. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट. अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहीं इसमें प्रेजेंट है. आप जैसे ये शेल भी देख रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव शेल है, ये जो पूरा मेरा शेल है ये पॉजिटिव है, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट है. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ये कहीं प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड होंगे, मतलब इतने प्रेजेंट होंगे ताकि ये एटम को न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि हमें पता है एटम तो न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो जितना मतलब प्रोटॉन है हमारे पास, जो प्रोटॉनिक शेल है हमारे पास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होंगे कि वो जो है वो एक पूरे एटम को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, मतलब कि उसके अंदर जो चार्जेस है उसको खत्म कर रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल कर रहे होंगे. ठीक है, इस तरीके से वो प्रेजेंट होंगे. सो बेसिकली क्या है जे थॉमसन ने कि जो हमारा शेल है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, मतलब कहीं प्रेजेंट है. जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जो कहीं प्रेजेंट है वो इस तरह से प्रेजेंट है कि ये पूरे शेल को, पूरे एटम को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, मतलब कि उसके जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल खत्म कर रहे होंगे. तो ये हमारा थॉमसन मॉडल ने कहा था. ठीक है, अब उन्होंने इसको ना 2-4 एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. वो थे जैसे कि प्लम पुडिंग भी बोलते हैं. हमने क्लास 10th आई थिंक 9th-10th में हमने पढ़ा है कि जो इन्होंने प्लम पुडिंग का नाम दे दिया था.
ठीक है, रेजिन पुडिंग का नाम दे दिया, वाटरमेलन का नाम दे दिया, ऐसा क्यों? अब देखो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हैं। अब एक वाटरमेलन होता है, उसके अंदर कहीं सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो रेड शेल है ना, मेरे पास जितना भी हमारे पास वाटरमेलन के अंदर रेड शेल होता है, रेड कलर होता है, वो उसको तो बोल दे कि ये प्रोटॉन है, ठीक है। और जो उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट है कहीं जो ये ब्लैक कलर के सीड्स प्रेजेंट है, इसको बोल दे कि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसलिए इन्होंने कंपेयर किया एक एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन से। क्यों? कि हमारा जो पूरा शेल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर भी जो पूरा रेड कलर है वो पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एटॉमिक मॉडल में एम्बेडेड होते हैं, कहीं प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही वाटरमेलन में भी कहीं सीड्स प्रेजेंट होते हैं और उसी सीड्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सिर्फ उसको कंपैरिजन में लिया। फिर नेक्स्ट उन्होंने लिया पुडिंग मॉडल। पुडिंग में कैसा होता है, देखो अगर हम पुडिंग देखें तो उसके अंदर कहीं चेरीज प्रेजेंट होती है, राइट, चेरीज प्रेजेंट होती है। या आप खीर ले लो, खीर में कहीं किशमिश प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो वो पूरी जो शेल है, ठीक है, पूरा जो उसका शेल है वो अगेन उसने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है। और जहाँ कहीं जो हमारी किशमिश है या फिर जो हमारी चेरीज है वो हमारी प्रेजेंट है कहीं उनको हमने बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे उन्होंने कंपेयर किया कि कैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक शेल के अंदर, एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, कि पूरा जो मेरे पास शेल होएगा वो पॉजिटिव चार्ज होएगा और जो उसके अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो होंगे मेरे पास नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारा थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन ना सबसे पहली चीज उन्होंने, तो देखो ऐसे तो नहीं हम बोल सकते ना कि इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट होंगे, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये नहीं बता पाए कि व्हाट वाज द इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर रदरफोर्ड आए, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट लिमिटेशन बन गई जे थॉमसन की, क्योंकि वो हमें वो स्कैटरिंग नहीं बता पाए। जे थॉमसन ने सिर्फ इतनी बात बोल दी कि भाई ये शेल है, ये मेरा पूरा शेल पॉजिटिव है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट है, ठीक है। उन्होंने इतनी बात बोल दी, बट इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है ये नहीं बोला। इसका मास एक्चुअली कैसा है ये नहीं बोला। अच्छा चलो ठीक है, ये जा रहा है, बट ये स्कैटर क्यों कर रहा है, ये अलग अलग क्यों हो रहा है? जब ये इकट्ठे एक फोर्स के साथ बाउंडेड है तो क्यों ये अलग अलग हो रहा है, ठीक है। ये भी नहीं बता पाए थे कि जो इनके अंदर फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, फोर्स भी नहीं बता पाए थे कि जो इनके अंदर फोर्स प्रेजेंट है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स प्रेजेंट है, वो कौन सी फोर्स प्रेजेंट है। तो ये सारे जे थॉमसन के ड्रॉबैक्स थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्टडी किया, ठीक है। फिर हमने जे थॉमसन पहला मॉडल हमने स्टडी कर लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड्स मॉडल। हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या इसमें मॉडिफिकेशन करी थी, एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करी थी, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक रहेगा। So thank you student, thank you from the World Student Scope. We'll meet you in the next lecture.